ओके, गुड इवनिंग गाइस। दो छोटे छोटे चैप्टर जैसा मैं अभी कह रहा था। एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे ना तीन चार चीज़ों का बेसिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट चैप्टर में ध्यान देना होता है। वैसे तो जब अपने तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब अपने वापस से लौट लौट के आते तो थे इधर कोई ना कोई चीज़ देखने के लिए, पर इससे पहले कुछ फंडामेंटली बात करना है। जैसे बात ये करना है कि सर ये आया क्यों, मतलब मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है। तो वो जो ऑब्वियस सी डिटेल सी स्टोरी है उसमें तो नहीं जा रहा, पर कुछ मूल समझाता हूँ। स्टोरी में ऐसा है, 26 जनवरी 1950 में संविधान लिखा गया, सही है। एक दो महीने में क्या पता चलने लग गया, पता है? अरे इसमें तो गलती है, अरे इसमें तो ये बात मिस आउट हो गई, अरे इसमें तो ये सुधार की जरूरत है, अरे ये तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी। आप मैं हिंदुस्तान के नागरिक, संविधान हमारे देश में अमल हुआ और उसी दिन के बाद, मतलब संविधान का एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर का ये फंडा है। फंडा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फंडा में ऐसा है कि ये कानून बनाएगा, ये कानून का अमल करेगा और ये कानून के तहत सज़ा सुनाएगा। ये एक और है, ठीक है भाई। तो होने ये लगा कि जैसे लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया था, संविधान वगैरह तो रेडी हो गया था, फिर आप और मैं नागरिक की तरह देश दुनिया में जी रहे थे, जाने अनजाने में हमसे किसी कानून का उल्लंघन हो गया, ठीक है। उल्लंघन हो गया तो हमको एग्जीक्यूटिव ने पकड़ लिया। एग्जीक्यूटिव ने पकड़ने का चाल पुलिस जज के पास। जज के पास पहुंचे, यूं करके उन्होंने कहा, तो उन्होंने देखा कानून के तहत। उनको क्या लगा कि यार इस कानून के तहत अगर इसको सजा सुना दी तो मेरा काम तो न्याय पालने का है, ये तो अन्याय हो जाएगा, मेरे को तो एक कानून थोड़ा बराबर नहीं लग रहा। तो फिर इन्होंने फ़ोन किया होगा लेजिस्लेचर को, एक्सक्यूज़ मी, हाँ पीएम साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो पीएम साहब ने क्या बोला, लेजिस्लेचर को कानून बनाने का XYZ कारण से हक होता है। तो लेजिस्लेचर अगर चाहे ना तो दो चार ऐसे रीजंस है जिसके बेसिस पे वो कानून अपनी सहूलियत से बना सकता है, या उसके प्लस है या कोई उसके माइनस है। सबसे पहला, सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स हो ना, लेजिस्लेचर चाहे तो कोई भी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। तो फिर उनको बोला कि लेकिन सर हमको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो मैं इस बच्चे को जब सज़ा सुना रहा हूँ ना इस कानून के तहत, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बराबर है, डेमोक्रेसी है, जनता ने हमको वोट दिया है, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से ये पास हुआ है। ये वो आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ जो लिखा है उसके हिसाब से सज़ा सुना दीजिए। जज एम्बैरस हो गया होगा, यार सज़ा तो बराबर नहीं लग रहा। तो उन्होंने उनको फिर बोला होगा, तो लेजिस्लेचर ने क्या बोल दिया होगा, अब आप बताएंगे कि कानून कैसे बनाना है। तो इनके मुंह से निकला होगा, पर जब कानून का ज्ञान हमको है तो क्या हम नहीं बता सकते कि कानून कैसे बनाना है। सुनने में तो ठीक लग रहा था। तो ले आप अपने पास, आपके पास कोई डिग्री है कि आप कानून बना सके? नहीं। तो जनता आप किसी को भी भेज देगी तो वो आदमी कानून बनाने लग जाएगा क्या? तो ये बोला कि संविधान में लिखा है, हाँ। तो ये सोच रहा था पर कभी कभार मुझे भी तो बनाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में लॉ एक्सपर्ट तो मैं हूं। पर कुछ उपाय नहीं था। फिर वो जो लड़का खड़ा था, जज साहब ने बोला कि भाई कानून के तहत ये वो आपको ये वाली सज़ा होती है, भाई घर जाओ। अगला घर गया होगा,
उस केस में सजा पाके। फिर उसने उसी संविधान का इस्तेमाल किया, कानून का। सर रिव्यू पिटीशन फाइल करना है, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करना है, मुझे लगता है कि इस कानून में आपको फिर से सुनवाई की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब अभी आपको सुनवाई दिया था। बोले सर एक बार आपको कानून सुनना, वापस से बात सुननी पड़ी। क्यों यार? तो बोले वो आपने सिंगल बेंच पे दिया था ना। सिंगल बेंच का मतलब आप अकेले थे ना जब जजमेंट सुना रहे थे, तो अब डिवीजन बेंच करो। तो बोला लड़के की बात तो ठीक है, अगर कानून से किसी भी प्रकार का उसको सुनने के बाद उसको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो डिवीजन बेंच कॉल ले सकता है। फिर उसने डिवीजन बेंच कॉल लिया, फिर दोनों ने बोला हाँ तू बेकार है, फिर वापस से उसने रिव्यू किया। ट्रिपल बेंच, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके बेंचेस बैठने लगते हैं। तब जब बुद्धिजीवी लोग बेंचेस पे बैठने लगते हैं तो जाने अनजाने में ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेचर ने कानून बनाने में गलती की हो, या मैं तो बोलता हूं गलती नहीं की, जानबूझ के सीट की वजह से ऐसा कानून बनाया होगा। कौन एडमिट करेगा कि गलती की? तो गलती हो भी सकती है, जानबूझ के भी हो सकती है, गेम तो सब सीट का है। तो पर देश इस बेसिस पे तो नहीं चल सकता ना, इसके बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस बार लेजिस्लेचर ने कानून बनाया एक्स, वो बढ़िया था, मैं पढ़ पढ़ के सुना रहा था, जजमेंट अच्छा लग रहा था। लेजिस्लेचर बदल गया, 350 सीट आ गई, इन्होंने कानून बदल दिया सीट के बेसिस पे। अब मेरे पास उसी केस के तहत वो कानून आता है तो मेरे को क्या बोलते, मैं कहा यार मैं नहीं सुना रहा है यार इससे, हेलो पगार पे काम करते हो, सुनाओ। अरे मैंने नहीं सुना, ये अच्छा नहीं लग रहा है यार मेरे को। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो जुडिशरी को क्या समझ आ रहा होगा, और आपको भी ज़्यादा समझ आना चाहिए कि देयर इज अ स्पेस वेयर प्रॉबेबली कानूनन तौर पे कहीं ना कहीं कोई लैग होगा। तो इस स्टोरी में ऐसा है कि ये 1973 तक, केशवानंदा भारती केस के पहले ये जितनी भी बातें की है ये जद्दोजहद चलती रही अलग अलग केसेस के फॉर्म में, ड्यू टू दिस केस, ड्यू टू दैट केस। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मान ले गोलकनाथ 1950 पे बात किया था क्या कुछ, हाँ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। फिर मेनका गांधी के केस में बात किया था, एक इंदिरा गांधी केस है। ऐसे अलग अलग केसेस आते गए अपने टाइम पीरियड में। तब क्या समझ आने लगा पता है कि एक अजीब प्रकार का बदलाव लेकर आना पड़ेगा हमको। सुनना, तो एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिस लिस्ट का नाम बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ये लिस्ट कैसे बनेगी सर, आप प्लीज सुनिएगा। ये लिस्ट जजेस बनाएंगे, इस लिस्ट को भी कानून कहा जाएगा, पर एक ही बेसिस पर जजेस कानून बना सकते हैं। क्योंकि जज के आगे अगर किसी टीचर ने लिख दिया कि जज कानून बनाएगा, सबसे पहले उसी चीज का लैग हुआ है जो कभी नहीं होना चाहिए था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये किस बेसिस पर कानून बना सकता है? जब ना कोई बहुत बड़े जजमेंट्स में मल्टीपल बेंच अगर बैठती हो और अब अलग एक्सेप्ट करती हो तो सर तो भी ये गलत है, ऐसा नहीं। ये क्यों सही है? हमने जज साहब से पूछा कि जज साहब आप कानून बना रहे हैं, ये क्यों सही है? उन्होंने भी अपना तर्क दिया। सुनना, लिखने का कोई मतलब नहीं। बोले कौशल सर बात समझिए, मेरा प्लान बनाने का था नहीं, मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया नहीं, मैंने वोटिंग कराई नहीं। हम तो कैसे बना रहे बेसिक स्ट्रक्चर का कानून? एड हॉक बेसिस पे। मतलब कि जब तक कोई केस हम तक आता नहीं, मैंने मतलब बोले केशवानंदा भारती केस कोई डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट आया नहीं था। जब तक कोई केस हम तक आता नहीं, उस केस में जब तक मल्टीपल बेंच बैठता नहीं, मल्टीपल सिटिंग होती नहीं, दुनिया भर की दलील होती नहीं, तब पब्लिक सुनती नहीं,
क्योंकि पब्लिक भी सुन सकती है। हम तो पब्लिक डोमेन में हमारे जजमेंट्स डालते हैं, और तब उसके बाद अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो हम तो पब्लिक में खुली बात करके उस चीज को बनाते हैं कि ये पब्लिक के हक के लिए, और उस दौरान लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म किया जाता है कि हेलो, यस, वी आर एडिंग समथिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इज दैट फाइन? ओके, ध्यान रखना भाई, आगे बात कानून बनाए तो फिर ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान बिल्कुल बिल्कुल देंगे। तो सर हम तो बहुत ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करके फिर बेसिक स्ट्रक्चर की एक लिस्ट बनाकर तैयार करते हैं। हमने कहा अच्छा, तो फिर सर चलेगा, मतलब ऐसा ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, उसमें क्या दिक्कत है, इस तरीके से बनाया तो जा ही सकता है। तब मैंने एक्सेप्ट करना चालू किया कि ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैंने इनसे दो चीज़ें पूछी जो अपने को भी एग्ज़ाम में काम आती है। पहला, क्या क्या डाला है सर अभी तक? तो उन्होंने बोला अभी तक 19-20 आइटम डाले। सही है, हमको प्रीलिम के लिए इसको ठीक ठाक लेवल पर याद रखना पड़ता है। सही है, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स जो मैं खुद भी टेस्ट में पूछता हूँ, फ्लो में लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता। मेरी इच्छा ये कि हम इधर वो वाले वर्ड्स जरूर लिख के रखें कि कौन से नहीं है, पर हमको वो ऑब्वियस वाइब देते हैं। लिखो, एक आध तो पहले भी लिखे थे, कौन से लिखे थे ना? कोई भी नहीं लिखा था। जैसे एक बार प्रीएम्बल खोलोगी, जैसे प्रीएम्बल में नहीं है, प्रीएम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, है ना, बोर्ड पे क्या लिखा है? सॉवरेन, फिर सोशलिस्ट तो लिखा ही नहीं, सोशलिस्ट तो लिखा ही नहीं। नहीं, ऐड तो प्रीएम्बल में किया था ना। सोशलिस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लो में आदमी क्या करता है, सोशलिस्ट के बाद क्या वर्ड लिखा है, ये देख, सेक्युलर भी आ जाता है, फिर वो भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, तो फ्लो में क्या आ जाता है, आएगा ही ना। मेरे भी आया हुआ है, ऐसा नहीं है, तुमको ना आए इसलिए बताता हूँ। ये आ गया, फिर आगे क्या लिखा है उसमें? नहीं, जस्टिस, हाँ उसमें जस्टिस में आगे क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो क्योंकि प्रीवियसली पढ़ाया था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कहीं सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लिखा है क्या? ऑसम, यही वेलफेयर स्टेट है। तो इस जस्टिस को हम क्या बुलाते थे तब, प्रीवियस लेक्चर तक? जी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल जस्टिस तो यहां लिखा ही नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिस तो लिखा ही नहीं, तो जस्टिस है कि नहीं है? है, जस्टिस है। तो अगर यहां पर लिखा है कि जस्टिस, तो प्रीएम्बल में कौन से आर्टिकल के तहत जस्टिस लिखा था? तो 325, 326, उसमें क्या लिखा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये रहा वो वाला।
प्रीएम्बल तो पिछले टेस्ट के कोर्स में था क्या? तो फिर तो अभी आउट ऑफ कोर्स चल रहा है, पिछला कोर्स ही नहीं चल रहा है, तो फिर प्रीएम्बल तो बहुत। सैटरडे फुल लेंथ है। फिर जस्टिस में और कुछ भी लिखा है ना? फिर लिबर्टी लिखा है क्या इधर? जैसे इसमें लिखा है लिबर्टी, तो इधर लिबर्टी लिखा है? नहीं लिखा है। फिर लिबर्टी ऑफ, वो 5 लिबर्टी थी, है ना? फिर उसके बाद इक्वालिटी लिखा है इधर, कहाँ? जैसे 13th में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी भी लिखा है और रूल ऑफ लॉ राइट टू इक्वालिटी का एक पार्ट भी है, तो इक्वालिटी तो लिखा है। तो हम एग्जाम में जब पूछते तो हम क्या बोलते पता है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है वो। तब कहाँ ध्यान है? अब इक्वालिटी आदमी मानता है बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और अगर इक्वालिटी बेसिक स्ट्रक्चर है तो लिबर्टी भी तो होगा ही ना यार, क्यों नहीं होगा? वो सुप्रीम कोर्ट जाकर ही पूछना पड़ेगा, सीजेआई भी बताएंगे जब 5 लोग मिल के बैठेंगे तब। तो लिबर्टी, फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फिर फ्रेटर्निटी लिखा है। ये मैडम जी फ्रेटर्निटी के बाद लिखा है। क्वेश्चन ये है कि फ्रेटर्निटी लिखा है? हाँ, तीन शब्द तो हो गए, इसमें पकड़ा जाने का स्कोप बहुत हाई रहता है। गलती हुई भी है, मेरे से भी हुई है, क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं चलता कि सोशलिस्ट, लिबर्टी या फ्रेटर्निटी, उसी में नीचे लिखा होता है ये जस्टिस, इक्वालिटी। लगता है यार होगा अभी फुल फ्लो में, इतना क्या सोचना, ये नहीं है बराबर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जाने अनजाने में, जिस चीज़ पे हमको ध्यान देना पड़ सकता है। तो सर इसका फिर निदान क्या है? निदान ये है कि इस चीज़ को अब, क्योंकि ये आज लास्ट लेक्चर है पॉलिटी का, तो आज तक हम करते आए हैं, तो अब तो हमको ये सारे चैप्टर्स में भी दिखना चाहिए कि कहाँ पर क्या बात हुई है। मतलब एक एक का सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब भी दिस राइट दैट राइट कम्स देन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट। इट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही ना। वो सेकंड पॉइंट की बात हो रखी है, थर्ड पॉइंट की बात हो रखी है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा ही होगा। फेडरल कैरेक्टर, इज इट डिफाइंड? नो। जैसे वो 6-7 वर्ड्स टेक्स्ट बुक के स्टार्ट में लिख रखे हैं क्या कि कौन कौन से डिफाइंड नहीं है? बताना जरा। कैबिनेट, वायलेशन, हाँ कहीं भी लिखा वो देख कर बताइए ना। हाँ एक होल्ड, पहला क्या बोला? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट, अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटी, मार्शल लॉ, फेडरल। फेडरल ऐसा है, फेडरल डिफाइंड नहीं है पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरलिज्म। पॉइंट नंबर 5 सही है। फिर जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड इंडिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। जैसे एक अजीब सी बात, फंडामेंटल राइट पार्ट है क्या बेसिक स्ट्रक्चर का? मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट पार्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट उसका पार्ट नहीं है। जैसे कोई बोले तो फिर पॉइंट नंबर 18, सर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स उसका पार्ट है, बट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट उसका पार्ट नहीं है, ना ही डीपीएसपी है ना फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इंस्टिंक्टिवली कैसा हो जाता है, क्या डीपीएसपी पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट? मतलब ये तो क्लियरली नो है ना, ये तो क्लियरली नो है। बस इन्हीं चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो फंडामेंटल राइट खाली लिखा रहता है, तो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है ना। द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स वो उसका पार्ट है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता मूल सिद्धांत, सिद्धांत या जो भी बोलते हैं। तो मूल अधिकारों के जो सिद्धांत है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। मूल अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट थोड़ी है। हिंदी में अब समझ आया? देखो सिद्धांत हिस्सा हो सकता है, तुम्हारे सिद्धांत इस क्लास का पार्ट है या तुम, तो फिर दोनों एक कैसे हुए? हमारे साथ अभी गांधी जी है या उनके सिद्धांत, तो फिर दोनों एक कैसे हुए? अरे अरे यही तो मरते हैं पॉलिटी में। फिर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे फिर उतनी नौबत नहीं आती, जैसे जिनका PSIR ऑप्शनल होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी में, वो लोग इन केस लॉज के तहत बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, समझते करते हैं। हम लोगों को इतना याद नहीं रखना पड़ता है। हाँ, ये कभी नहीं हो सकता कि आदमी को केशवानंद भारती ही ना पता हो, ये नहीं हो सकता कि उसमें थोड़ी बहुत जो जिक्र हुई है वो ना पता हो। ये टेबल बताता क्या है सर? इस साइड से ये टेबल ये बताता है कि इस केस के तहत ये ऐड हुआ था, फिर ये टेबल बताता है कि इस केस के तहत ये ऐड हुआ था, फिर ये टेबल बताता है मिनर्वा के तहत ये ऐड हुआ था, इसके तहत ये ऐड हुआ था, इसके तहत। तो सर एग्जैक्ट याद रखने की नौबत आती है, आई डाउट। ये तो याद होना चाहिए ना कि क्या क्या ऐड हुआ था इस जगह पर। कभी कभार बच्चे डाउट पूछते हैं, सर मैंने देखा ये उधर भी एडेड है, ये इधर भी एडेड है। तो सुप्रीम कोर्ट है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो वो वापस से उस चीज को जस्टिफाई कर देता है कि इस वजह से फिर हमने ये ऐड करके किया था। ओके, तो लोग हाँ हाँ ओके ओके साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उसके पीछे का ये मेन कारण है। सही है। इसमें कोई कोई केस स्टडीज केसेस हैं जो हमने चर्चा भी किया था, जैसे एक ये तो किया ही है मान ले, थोड़ा बहुत हमने इसको लेकर चर्चा किया था, हमने थोड़ा इंदिरा साहनी केस को लेकर किया था, क्योतो कोलाहल स्पीकर उनको लेकर किया था, फिर रघुनाथ SR बोमाई वो लेकर किया था, फिर से इंदिरा साहनी केस। चंद्र कुमार कब बात किया था? ट्रिब्यूनल, मेरे को लगता है IR कोयलो केस पे बात किया था क्या कभी? 9 शेड्यूल, खाली वो 9 शेड्यूल पढ़ाते वक्त वो बात हो गई थी बस वो, लेकिन उनका नाम जिक्र नहीं हुआ था उतनी तरीके से। मतलब मेरा जो फोकस था ना वो केस लॉ इंट्रोड्यूस करके फिर पूरी स्टोरी को खींचने का नहीं था, मेरा पूरा जो फोकस था वो अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में था कि आप पहले मुद्दा समझो। जैसे द सेकेंड टाइम दैट यू रीड पॉलिटी, बिकॉज इन द फर्स्ट इंस्टेंस यू आर अवेयर ऑफ द बुक नाउ, यू नो डिसेंटली कि कहाँ क्या लिखा है, क्या बात है। तो सेकेंड टाइम में चैप्टर के स्टार्ट या चैप्टर के एंड में ये केस लॉज के तहत पूरी चर्चा की होती है ना, तब इसको समझना कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है। उतना रॉकेट साइंस मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से। फिर तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी है कि ये लिस्ट का विथ टाइम ये इवॉल्व होगा, तब का तब देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये क्यों लिया गया है। इसमें एक ही जगह का डिस्प्यूट है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जुडिशरी कानून बना रहा है, ये उसकी मेन स्टोरी है कि इस वजह से जुडिशरी कानून बना रहा है और कुछ नहीं। फिर हाँ, मतलब ये कानून का आधार हो गया ना, खुद कानून नहीं बना रहा, वेरी ट्रू, कानून के आधार बना रहा है कि डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, सोवरेन होना ही चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि मान ले हम एक लोकतंत्र है, ये हम जानते हैं। आज पार्लियामेंट में कोई बिल पास हो गया जिस बिल पे ऊपर ही लिख दिया हम लोकतंत्र नहीं रहेंगे, 2/3 मेजोरिटी से दोनों जगह पास हो गया, तो हम लोकतंत्र नहीं भी रह सकते। पर बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा है अगर लोकतंत्र, तो पार्लियामेंट किसी भी बेसिस पर कोई ऐसा कानून नहीं ला सकता जिस पे लिखा हो कि नहीं हम नहीं रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे भी जैसे ही कानून पास होगा, इनमें से किसी भी लिस्ट पर
जैसे ही कानून पास होगा तो एक बात तो तय है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुओ मोटो द सुप्रीम कोर्ट विल टेक। दिखा दिखा क्या लिखा है, बता क्या पास किए, मेरे को भी एक बार दिखा। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत फिर वो उसको खारिज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि वो बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी मेंटेन रहता है। दैट इटसेल्फ इज अगेन पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या है कि पूरा सर्कल ही अपने आप में कंप्लीट है, इंटैक्ट है, ऐसा है। इसके बाद बस एक और चैप्टर है, उस चैप्टर में लेकिन कुछ चीज़ों पर मेरे को बात थोड़ी सी करनी है। सेलिएंट फीचर्स, बहुत सारे सेलिएंट फीचर है इसमें, कहीं कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में अपने से मिस्टेक हो जाती है। ये मेरा लास्ट चैप्टर इसीलिए होता है क्योंकि अगर इसको फर्स्ट बनाकर पढ़ाते तो 2 दिन निकालते, अगर लास्ट पढ़ाते तो 2 मिनट में भी अगर कोई टीचर चाहे तो निकाल सकता है। क्योंकि आप अगर पहला भी देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट के बाद ज़्यादा बात करने को रहता नहीं। मतलब सर अब आज भी लेंदीएस्ट ही बात करेंगे क्या, इतना लेंदी तो हो गया ऐसा है, बस फिर भी ऐसा है ना। ये देखिए जैसे प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल के बाद एक डब्बा होता है, इसमें आर्टिकल 1 से लास्ट आर्टिकल होता है। तो ये पूरा आर्टिकल्स है, ये अपने आप में पार्ट्स में ऐसा दिखता है संविधान। और फिर ये शेड्यूल होते हैं, तो उसमें 1 से लेकर 12 तक से ऐसा दिखता है संविधान। तो ये जो है ये थोड़ा मोटा है, लेंदीएस्ट है। अब तो पढ़ाना कितना आसान है, कितने पार्ट हैं, कितने स्केड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं, खुद ही कर लेना। अब तो हम आगे निकल गए। ये एक पार्ट, जैसे दिस इज समथिंग which used to give me nightmares for reasons like फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, यूएस, डीपीएसपी आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन, रूल ऑफ लॉ अमेरिका, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी फ्रेंच। तो रशियन रेवोल्यूशन से प्रीएम्बल में क्या लिया है, समझ गए। अब चक्कर क्या है पता है, ऐसे थोड़ा ही दिया है। आप अगर सिविल सर्विसेज का मेंस का क्वेश्चन पे, अरे बेसिक स्ट्रक्चर जिसके बारे में अभी बता रहा था वो मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में, जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी में। जैसे उसी केस में ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये भी यूपीएससी में पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब क्या है, जैसे बुक अपनी जगह ठीक है, बुक में क्या है, सारे चैप्टर जो है ना उनमें लिखा है कि वो कहाँ कहाँ से है। तो जब हमारी सेकेंड रीडिंग मारते हैं ना तब इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। करंटली ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, अगर टीचर अभी बता दे आज लास्ट लेक्चर में दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो आई थिंक उतनी बात तो हमारी जाने अनजाने में हुई। जब जब ऐसा लग रहा था कि कोई बात करनी है कि किस देश से कब लिया गया है, तो उसकी चर्चा तो हमने डिसेंट लेवल पर की है, तो वो कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। जैसे थर्ड, हाउ इज़ इट अ ब्लेंड ऑफ, अच्छा अब मुझे क्या पूछना है कि जैसे आप ना कोशिश करें चैप्टर्स बताने की कि कौन से में हो सकता है। जैसे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमको कौन से चैप्टर्स में देखने मिलता है किताब के, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक दो और, हाँ जुडिशियल रिव्यू, मुझे तो लग रहा था पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, उसी में तो फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड, ओके जुडिशियल रिव्यू फेयर। जैसे अब तो समझ आता होगा, हम हमारे संविधान को अमेंड कर सकते हैं,
पर हम चाहें तो हमारे संविधान को पूरी तरह अमेंड नहीं कर सकते. दैट इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द होल प्रोसेस. आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमने पढ़ा था, ये वाली चीज़ें उसके तहत नहीं चेंज हो सकती, ये वाली चीज़ें उसी के तहत चेंज हो सकती है. हमारे देश में सिंपल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारे देश में स्पेशल मेजॉरिटी का एक पार्ट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट है. हमारे देश में स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है. फेयर डील, फेयर. फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये कब पढ़ा है? चैप्टर का नाम ही फेडरल सिस्टम है. उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी. ऑल द फीचर ऑफ फेडरल की एक लिस्ट है एंड ऑल द फीचर ऑफ यूनिटरी बायस की एक लिस्ट है. उसमें कोई भी एग्जांपल ले, ये जैसे बचपन के दिन वी आर अ फेडरल सिस्टम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. वो चैप्टर खोलेंगे, उसी के हेड में बहुत सारा लिखा हुआ ही है कि हम कैसे 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 फेडरल सिस्टम, यूनिटरी कैसे, ये तो समझ आता ही है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे एक क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर में बात हुआ था, जैसे ये चैप्टर तो पार्लियामेंट है, बट आई हैव अ क्वेश्चन. जैसे हम लोग विच पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप के? हाँ, वी आर एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. याद आ रहा है? डेमोक्रेसी, प्रीवियस लेक्चर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें प्लेबिसाइट रेफरेंडम वगैरह की बात किया था. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें दो पार्ट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म. प्रेसिडेंशियल फॉर्म यूएस का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म हम ब्रिटिश से लेकर करते, तो हम तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ाना तो बहुत स्टार्ट तो उसी से किया था. वो उसको वोट देगा, वो उसको देगा, फिर पार्लियामेंट वाला चैप्टर फीचर्स है ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. फीचर पढ़ाने में तो 30-40 दिन लग गए. कब कब कैसे कैसे. बचपन के दिन रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वो दिन याद आ रहा है जब पूछते सर, मतलब इसमें पीएम कौन होंगे एक बार, फिर प्रेस. अब लगता है कि वो तो फिर भी ठीक था, कम से कम पढ़ा हुआ था तो चल रहा था. अब तो पूरा किताब खत्म हो गया. मेजॉरिटी पार्टी रूल, फर्स्ट लेक्चर. 273 होगा लोकसभा में तो फिर वो जाएंगे प्रेसिडेंट. लीडरशिप ऑफ द, थोड़ा ठीक भी लगना चाहिए कि अच्छा अब ये सब तो मिनिमम स्टैंडर्ड पे आ गया है कि बात समझ आ रही है. यस वी आर. ओके, वी आर अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इट्स द परफेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि अपना कानून खुद बनाएगा. पार्लियामेंट इज सुप्रीम दैट वेज, लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी भी बात पे अपना कानून बनाओ. जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में ये हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सेलिएंट फीचर में. ऐसे 14-15 सेलिएंट फीचर है. सारी बात हमारी हुई भी है. कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको कहीं पर भी कोई ऐसा लगे कि बात कम समझ आ रही है या ऐसा कुछ, तो वो वापस से पूछ सकता है. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, अभी तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारा ये यूनिटरी बायस है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारा फेडरल कैरेक्टरिस्टिक, बराबर. इसके बाद के 2-4 फेवरेट, फंडामेंटल राइट, DPSP, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी. वी आर अ सेक्युलर स्टेट, राइट. जैसे हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है. धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म हमारी संविधान में कौन कौन से आर्टिकल से देखने समझने मिलता है, वहाँ पूरा लिस्ट दिया है. जैसे सेक्युलर प्रीएम्बल में तो है ही, उसके अलावा हम लोग प्रीएम्बल में तो है ही, जैसे 14 में, 15 में, 16 में, 25 में, ये सब ये बताता है कि हम इस देश में रिलीजन के बेसिस पर किसी भी प्रकार का
भेदभाव नहीं करते हैं, और कहीं कहीं पर लेकिन रिलीजियस लेवल पर, वो भी रिलीजियस माइनॉरिटी लेवल पर, हमने बल्कि प्रावधान बेहतर दे रखे हैं, उल्टे नहीं, बेहतर। बहुत सारे आर्टिकल्स है, 26, 27, 28, 29, 30, 44 सब पढ़ाया है ना। हाँ, एक एक इंडिविजुअल लेवल पर अपने फंडामेंटल राइट लेते हुए जा रहे थे, और हर एक के आगे लिख रहे थे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, और जितने ये आर्टिकल है हर एक के आगे जब जब रिलीजन की नौबत आई थी तब तब हमने लिख रखा है। तो इफ वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अ फंडामेंटल राइट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट मीन्स दैट वी आर अ सेक्युलर नेशन, ऐसा। वो एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई कैसा भी हो, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, प्लस माइनस व्हाट एवर इन लाइफ, 18 साल की अगर उम्र हो गई है तो वो वोट दे सकते हैं हमारे देश में। उसमें कोई बट दिस दैट नहीं है। यूनिवर्सल लेवल पर हमने अडल्ट को वोट फ्रेंचाइज का मौका दे रखा है। आप इलेक्शन कार्ड 18 पे बनाइए, जब इलेक्शन हो बूथ पर जाइए, विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एक्सेप्शन, दिस दैट वट एवर, आप वोट दीजिए। इज दैट क्लियर? फेयर? सिंगल सिटीजनशिप चैप्टर की भी बात हुई थी, वो तो पूरा अपने आप में एक चैप्टर है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे बॉडीज़ है, उस पर ही बात हुई थी। इमरजेंसी प्रोविजंस अपने आप में एक पूरा चैप्टर देखा था, उस पर ही बात हुई थी। वी आर अ 3 टियर गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी दोनों हमने देखा। इसी वजह से पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी के जस्ट बाद कोऑपरेटिव्स भी पढ़ा दिया था। अगर ध्यान हो तो आर्टिकल नंबर वहीं से हमने कंटिन्यू करना शुरू किया था। बताना भी ये था दैट कोऑपरेटिव्स इज पार्ट ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे ये क्रिटिसिजम्स है तो ठीक है, देख लेते। फिर भी क्रिटिसिजम्स में लिखा है कि बहुत सारा हमने बाहर से बोरो किया है। उसी में लिखा है कि 1935 में जैसा एक्ट था वैसा का वैसा एक्ट ही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो लोग बोलते हैं कि कंप्लीटली कॉलोनियल दिखता है हमारा सिस्टम, क्योंकि 1935 के जिस एक्ट से लिया था उस एक्ट में तो ब्रिटिश ने ही अपनी तरफ से सब बना रखा था, तो फिर हमारे में हमने वही ले लिया, तो हमने क्या नया किया एंड ऑल दैट। इट इज़ अन इंडियन, इट इज़ एंटी इंडियन। 78 साल तो हो गए, ऐसा भी नहीं है। वे कैसा ना, मतलब लिखा हुआ भी है। जैसे इसमें क्या लिखा है पता है? इट इज अन इंडियन एंड एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। अब हो सकता है कि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ आदमी हूँ, इतने साल से संविधान के तहत या उसी के नीचे अपना जीवन काट रहा हूँ, तो मुझे तो अभी ऐसा कोई दिक्कत में जाता है तो क्या बात हो रही, कैसे चल रहा है मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बात सही है कि लोग बोलते मिलॉर्ड साहब बैठ जाइए, वो हथौड़े का इस्तेमाल, ये सब लोग बोलते कि ये थोड़ा सा कॉलोनियल इन नेचर है, बट क्या है ना कि एब्रप्टली उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। जब हम आज़ाद हुए थे तो हम करीब 25 करोड़ लोग थे एक देश में, तो उसके तहत एक किताब बना के चलाना था। तो उसी दिन नई किताब नहीं ला सकते, क्योंकि उस दिन आज़ाद हुए तो उसके पिछले 200-300 साल से वो चीज़ बनते हुए आ रही थी। तो इट कांट बी अ नी जर्क रिएक्शन, तो इट इज़ गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम। इट इज़ अनगांधीयन। मतलब मुझे तो लग रहा है ट्रूथ, वायलेंस, ये सब की कितनी सारी बातें तो है। एलिफेंटाइन साइज है, हाथी बराबर है। इट्स अ पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। काफ़ी कानूनी है। कैसे ऐसा घूम घूम कि खाली कानून वालों को समझ आता है, सादा होना चाहिए था। नागरिक के लिए है तो नागरिक को पहले दिमाग में रखना चाहिए था, फिर बनाना चाहिए था। ये सब की चर्चाएं हैं कि इस वजह से लॉयर्स अपनी रोटी ज़्यादा सेक पाते हैं। अब आलोचनाएं हैं, चलती ही रहेगी। फिर ये संविधान है,
सारे मतलब एक साथ सारे पार्ट्स कौन से किस में क्या है वो सारी चीज़ें लिखी है हमने, तो एक एक करके उस चीज़ को देखा ही है। जो अभी मेरे काम का है वो एक ये जो हम बात करते थे स्केड्यूल्स, ये है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो हमको बहुत ध्यान देनी है, जो स्केड्यूल्स में जहाँ कहीं कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती थी। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल, इसकी चर्चा बहुत अच्छा है, इसकी चर्चा आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में हुई थी, नेम वो चेंज वगैरह कर सकते हैं वो नहीं, बराबर। सेकेंड स्केड्यूल की जब बात किया था, प्रोविजन एमोल्यूमेंट्स अलाउंस ऑफ, जैसे ना यहाँ अगर आप देखेंगे तो 9 लोगों की लिस्ट है, उन लोगों का लिखा है कि उनको पगार वगैरह ये वो सब, तो हमने कुछ स्पेशल बात भी की थी जो वहां लिखा होगा, क्या? थैंक यू। इट इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हम यहां पर देख सकते हैं, सही है, ओके। थर्ड बच्चों, खाली बता रहा हूं, जैसे ये पगार है, ये कस्में हैं जो खाते हैं, यूनियन मिनिस्टर, इलेक्शन वगैरह में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ फिर से कैग है, यहाँ फिर से कैग है ना, तो ये बात लिखी तो थी ना हमने, हाँ ओके। जैसे सिर्फ बात हो रही है, फोर्थ शेड्यूल में बात हुई थी राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, फर्स्ट एवर लेक्चर ऑफ पॉलिटी। गुजरात हैज 11 सीट्स, दिल्ली हैज सम। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फर्स्ट लेक्चर है, जैसे यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट मिलने में क्या फर्क था? थैंक यू। यूनियन टेरिटरी में एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट एवरी यूनियन टेरिटरी, बट नॉट ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव अ राज्यसभा सीट बिकॉज दे आर टू स्मॉल। यही वो आर्टिकल 4 था, ओके। फिफ्थ शेड्यूल अब तो मस्त पूरा एक चैप्टर किया है, सिक्स शेड्यूल मस्त एक पूरा चैप्टर किया है, और सिक्स जैसे चल कुछ पूछता हूँ, फिफ्थ शेड्यूल में टोटल नंबर ऑफ एरियाज कितने? ऑसम। जैसे अरे हाँ, क्या है 10 है? ट्राइबल एरियाज, ये 4 जगहों पर टोटल मिला के 10 है ना, ये तो ठीक है, उतना गलती। सर ये बहुत कंफ्यूजन माइंड करता है, तो मैंने बहुत सारा चीज को लिख ही लिया है कि यूज होने का ट्राइबल एरिया, क्योंकि शेड्यूल पे बहुत मिक्स करता है, हमने तो जीवन बहुत गंवाया है इसमें। लिस्ट ये तो ओके। 8th शेड्यूल की भी बात हो गई थी, तो उसमें किसी किसी भाषा को लेकर मैंने बोला था ना, थैंक यू, वो लिख लिया है ना आपने। जैसे कौन कौन से नहीं है, मैं 2-3 पॉपुलर भाषा है जिसमें लोग टिक मार लेते हैं, जैसे एक इंग्लिश, एक और क्या बोला था किसी, नहीं ये मारवाड़ी, एक वो भी नहीं है, जैसे भोजपुरी है, हाँ हाँ लिखा रहा हूँ सब, हाँ कोई बात। जैसे होता क्या है कि बिहार में जो नॉर्थ बिहार में भाषा चलती है वो मैथिली है, मिथिलांचल के लोग ये भाषा, तो मैथिली इसमें है, पर ना भोजपुरी नहीं है, तो फ्लो में ना भोजपुरी भी टिक होता है, तो इंग्लिश, भोजपुरी, मारवाड़ी, ये वो पॉपुलर लैंग्वेजेस है जो कोई भी आदमी जानता है, तो इस वजह से उसका इंस्टिंक्ट क्या कहने लगता है पता है, हाँ तो ये तो होगा ही ना। तो वो एक था, एक और था जो हम लोग कभी कभी ऑप्शंस में लेते थे, जैसे नेपाली जब लिखा होता है आदमी, चल भाई ये तो है ही नहीं,
क्योंकि हम सोचते कि इंडिया के स्केड्यूल में है तो नेपाली कैसे होगा। संविधान लिखने को नहीं बोल रहे हैं उस दिन, मतलब बता ये रहा हूँ कि नेपाली है ऐसा। हाँ, ये है। हाँ, नेपाली और पाली अलग अलग है। हाँ, सोचा भी कैसे, नेपाली तो नेपाल की है, पाली तो बौद्धिक भाषा है। ओके, 9 शेड्यूल ओके। बहुत लंबी स्टोरी पे बात किया है। 10th तो एंटी डिफेक्शन, 11th और 12th भी बहुत डिटेल में, ये तो अपने आप में चैप्टर्स है। तो उसमें 29 का लिस्ट है, इतने कंपलसरी है, इतने वॉलेंटरी है, इस तरीके से करके बात की है। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई ऐसे तो बोलने में ही अच्छा लग रहा है। तो बच्चों मेरी तरफ से वैसे तो पॉलिटी समाप्त होता है मेरी तरफ से अभी तक। तो किसी को कहीं पर कोई तरीके का कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, कहीं पर किसी के पास कोई अच्छा फीडबैक हो, कहीं पर जैसे कभी भी ऐसा लगा कि कोई पैच था जो या तो फास्ट चला गया या अनएक्सप्लेन्ड रह गया हो, या सर उसका नोट मेकिंग मस्त बताते ना, तो ऐसा लग रहा है कि और उसको क्लैरिटी से कर लेते। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर अपने को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा गैप टाइप आ गया प्रेपरेशन में, एनीवेयर, एनीबडी, इन हाइंडसाइट, कहीं भी कोई भी ऐसा किसी को लग रहा हो। फिर बढ़िया, सारे ट्राई करते, आप भी करते। उसमें क्या होता है, फीडबैक अच्छा समझ आता है ना कि मैं अपने हिसाब से चला रहा था, तो सारे हिसाब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट के हिसाब में बैठ जाए। और दौरान में पूछते हैं वो तो समझ आता है, पर जैसे एंड होने के बाद नहीं समझ आता है कि यहाँ वाले में यहाँ कुछ भी, यार आई डोंट नो, मतलब वो हिसाब मेल खा जाए तो वो तो बहुत अच्छा है, पर कहीं नहीं खाए तो कम से कम अगले बैच को तो आदमी ठीक करके समझा बता सकता है ना। ऐसा कहीं पर भी कोई भी ऐसा जगह पैच, फंडामेंटल राइट्स के जो है वो फैक्चुअल बेस्ड है, हाँ, उसको याद करने जैसा है, बट याद करने के बाद भी उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पे है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है, फंडामेंटल राइट्स की जो उपयोगिता है, जैसे अब न्यूज़पेपर्स के तहत ही उस चीज़ को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि आज से पहले जो उसकी उपयोगिता है उसमें जाकर एक पॉइंट के बाद नहीं समझ में आता कि कैसे हो रहा है। तो वो एक चैलेंज है। जैसे इतना पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जैसे ये आपके अब ये आपका बेस हो गया। अब इस पे क्या है कि कल सुबह न्यूज़पेपर खोले ना तो भी सब समझ आता है कि क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना तकलीफ में, इलेक्शन कमीशन ये बात क्यों पुट कर रहा है वगैरह। फिर वो समझ, मतलब ये बेस है, अब इसके ऊपर ही बिल्डिंग बनेगी और उठेगा गेम। और सर जैसे कि खाली कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात होती है कि तो ये पहले तो कानून बनाना, फिर उसको अमल करना, फिर मीडिया एक मान लो और एक जुडिशरी है। तो मीडिया तो एक समझ आता है कि वो थर्ड पे रख सकते हम, तो कानून बनाना और उसके ऊपर अमल करना ये मतलब सीट के ऊपर हो जाता है एक प्रकार से। अगर हमारी मेजोरिटी हुई तो फिर रूल कर सकते हैं, बट अगर इसमें लिखा साइलेंट फीचर्स में जैसे ये सर्वोच्चता है सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर उसमें बायसनेस आ जाए तो फिर ऑप्शन है कुछ नहीं, क्योंकि इसमें बताया कि उसकी सर्वोच्चता है, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है, अगर वो कानून गलत लगा तो वो उसको खारिज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि उसमें बायसनेस आए तो ऑटोक्रेसी, हाँ ऑटोनॉमस ही हो जाएगा ना। ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप कहते हैं उसको, तानाशाह। तानाशाह, यही तो प्लान है। नहीं बाकी हमने तो देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कैसे इम्प्लीमेंट होती है और कैसे हटाना है, सब कुछ देखा, बट ऐसा हो जाए तो हाँ, तो हो सकता है ना, वर्ल्ड में बहुत सारी डेमोक्रेसीज में हुआ है वेयर देव टेकन ओवर जुडिशरी फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नहीं है ना, कुछ ऑप्शन नहीं है। वो तो कैसा होता है इसमें, जैसे जब लोग बोलते हैं, जैसे ऐसे ही किसी से सुना है मैंने, मैं भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, कि जैसे मान ले कि एक मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में एक्स
आदमी एक वकील को लाया है और वाई आदमी एक वकील को लाया है, तो लोग बोलते हैं कि अच्छा वकील अच्छे पैसे में खरीदना तो तू केस जीत जाएगा। जैसे एक पर्सपेक्टिव है, ये तो कोई भी चलेगा, इतना पैसा दो कि सामने वाले का वकील खरीद सके। तो फिर लोग बोलते कि तो न्याय मिलेगा अभी यार, सब बराबर ही, मुझे क्या मालूम। तो कुछ लोग ये वाला अपना वकील महंगा रखते कि वो जीत सके, कुछ बोलते कि ये तो कोई भी चलेगा, सामने वाला कितने में बिक रहा है। लॉ तो सारे लॉयर को पता है। वही तो कह रहा हूँ, लॉ तो सारे लॉयर को पता है। तो अब क्या है कि वो एक बार एक आई थिंक, आई एम नॉट वेरी श्योर, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने बहुत मस्त बात बोली थी कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ट्रायल चलता है, तो जैसे बच्चों ट्रायल चल रहा है अगर, तो किसका ट्रायल चल रहा है, जैसे किसका ट्रायल चल रहा है ना। तो कोई कहता है कि अक्यूज्ड का ट्रायल चल रहा है, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये ट्रायल में यहाँ बैठे जज है ना, सही है, तो कोई कहता है अक्यूज्ड का ट्रायल चल रहा है, कोई क्या बोलता है विक्टिम का ट्रायल चल रहा है कि सजा मिले। तो उस जज साहब ने बहुत मस्त बोला था, उन्होंने कहा था कि ना इसका ट्रायल चल रहा है ना इसका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये भी जानता है कि सच क्या है और ये भी जानता है कि सच क्या है। बोले ट्रायल तो मेरा चल रहा है, जिसमें दोनों दलीलें दे देकर रोज मुझसे ये पूछते रहते अब बता सच क्या है, अब बता। तो बोले कि इनका ट्रायल नहीं चलता है, रोज हमारा ट्रायल चलता है, क्योंकि दोनों सच से पूर्ण रूप से वाकिफ है। तो ना कानून में ये सब पर्सपेक्टिव्स है, तो इनके कोई जवाब नहीं होते एक बार के बाद, सही भी। और हाँ, क्या मार्क किया है, वर्ड्स मार्क किया हुआ है चैप्टर्स में। अच्छा हाँ हाँ, कहाँ का वर्ड लिखना है, कहाँ का अंडरस्टैंडिंग का, तो वो मुश्किल है। जैसे एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, दो, जैसे मेरी इच्छा तो है कि जैसे कैसा है कि एक बार आपने बुक पढ़ ली, अब हमने इस प्रोसीजर को कैसे चलाया पहले वो आप समझिएगा। इस प्रोसीजर में हमने क्या है, इस बुक को आधार बनाया, इस बुक को आधार बनाने के बाद इसको फ्लो में तोड़ा, फ्लो में तोड़ने के बाद डिजिटल बोर्ड का थोड़ा यूज़ आया, तो उसमें हमने क्या किया, हमने चैप्टर्स को डिजिटल बोर्ड पे लिया। इन चैप्टर्स को लेने के बाद दो तरीके से अपने गाए, एक तो जो ऑफिशियल रिटन चैप्टर है उसी को रखा, और उसके अलावा अपने डायग्राम बनाते चले गए। तो डायग्राम बनाने से ऐसा हो गया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग किताब की थोड़ी मजबूत हो गई, और ऑफिशियल वाले में मार्क करने से हमारा फ़ायदा ये हो गया कि हमारा एक्यूरेसी वाला पार्ट ज़्यादा मजबूत हो गया, वो गलती नहीं हो रही, और इस वाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो हमने बुक लिया, हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, हमने चैप्टर से उसको फॉलो करना चालू किया, फिर उसके बाद अपन ने टेस्ट्स कंडक्ट शुरू किए। टेस्ट से क्या पता चलता है, ये दोनों आइटम कि अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्या, एक्यूरेसी ठीक है क्या, और टेस्ट से एक और आइटम क्रिएट होता है जिसको अपने बोलते हैं आंसरेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द टीचर और द एकेडमी, कि भाई ठीक है कि नहीं। इससे दो लोगों की जिम्मेदारियां बनती है, एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है ये देखने की कि क्लास में जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंसी कैसा आ रहा है, कि मिला जुला के बच्चों का 100-125 नंबर तक पार होता है क्या। जैसे मान लो 50 बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो कितने बच्चों का 80-90-100 से पार होता है। तो समझ आता है कि टीचर को भी एक असेसमेंट आता है, स्टूडेंट को भी एक असेसमेंट आता है, क्या कि वो ये पढ़ रहे हैं तो ठीक है कि नहीं, और कितने लोग हैं जो क्या पढ़ रहे हैं तो उसमें टॉप मार्क्स क्या आ सकते हैं। फिर टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद एक जगह पर, ऐसा मेरी इच्छा होती है कि अच्छा सॉरी, ये फ्लो बनाने के बाद जो चैप्टर्स है इसमें स्टूडेंट नोट मेकिंग करता है, फिर टेस्ट देता है, टेस्ट के बाद ये होता है। इसके बाद हम लोग डिटेल्ड आंसर की शेयर करते हैं, सही है, तो उससे अपने को वापस से वेरीफाई होता है कि ठीक जा रहा है कि। डिटेल आंसर की के बाद अपने पूछते हैं हाँ भाई और कोई डाउट है किसी को, तो बताता है सर ये वाले में ये नहीं समझ आ रहा। ये एक एसओपी जब एक एक पट्टे के लिए फॉलो करते हैं
तो किसी का पहले पट्टे में राइज हो जाता है, किसी का सेकंड में राइज हो जाता है, किसी का थर्ड में राइज, बट अल्टीमेटली आफ्टर 3, 4, 5 पार्ट्स दैट वी हैव डिवाइडेड, सबको अपना अपना बल समझ आने लगता है। ये एक पार्ट खत्म होता है। इससे ना सिविल सर्विसेज में कुछ अच्छा हो जाएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। तो फिर ये क्या चीज गारंटी करता है? सब्जेक्ट की पकड़। क्या आ रहा है पॉलिटी? हाँ सर। हो जाएगा? हाँ सर। देख लिए, रीडिंग हो गई? हाँ सर। प्लस माइनस सारी चीजें असेसमेंट आ जाती है। उसमें ये जवाब नहीं दिया जा सकता है तो निकल जाएगा यूपीएससी? नहीं। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, इसके बाद जैसे मान ले फुल लेंथ पॉलिटी जब देते हैं तो फुल लेंथ टेस्ट हमारी दो चीज़ों को बहुत मस्त करता है। एक, हमारा रिकॉल वैल्यू चेक करता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी चेक करता है। रिकॉल वैल्यू इसीलिए क्योंकि सब्जेक्ट फैक्चुअल है। अंडर आर्टिकल 326 तो यार वो 325 था क्या? अच्छा, ट्रिब्यूनल में 323, 323A, 323B में ये नहीं था, तो वो सब चीज़ें चेक करता है। और इसके बाद आपको देखना पड़ता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मेरा फेवरेट पार्ट ये जल्दी खत्म होता है। कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, 2013 से यूपीएससी के कोर्स में बदलाव आया। एक बार 2013 से ही ले लेते हैं। तो 2013 से 2025 तक एग्जाम हुआ, 13 साल हुए, 13 बार एग्जाम हुई है इंक्लूडिंग 2013। तो अगर 13 बार एग्जाम हुई है, लमसम ले रहा हूं खाली, हर बार अगर 20 क्वेश्चन आए हैं, 260 क्वेश्चन है। पूछ रहा हूं, जैसे 100 क्वेश्चन देखने में अगर हम 2 घंटा लगाते हैं, 200 क्वेश्चन देखने में अगर हम 4 घंटा लगाते हैं, तो 260 क्वेश्चन 5-6 घंटे में तो हो ही जाएंगे ना। तो उसके बाद ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना। दौरान भी देखने चाहिए थे, पर बाद में देखेंगे तो बहुत फास्ट गुजरता है। 260 तो मैंने लिख दी, 20 क्वेश्चन ज़्यादा है, 12-15 का एवरेज भी बनता है, 200-250 क्वेश्चन जो भी होते हैं। इसको जब देख लेंगे तो वो आपका वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि एग्जाम वाले बन रहे हैं क्या, तो उसमें रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट, ये वो सब चीज़ें फिर टेस्ट होने लगती है और समझ आने लगता है। एक आध बच्चे तब गाली भी देंगे कि ये सब तो पूछते नहीं थे, ये तो झूठ मूठ इतना डिटेल में पढ़ा दिया। तो पर आर्टिकल्स के हिसाब से वो चैप्टर्स को अलाइन करके पढ़ाना ज़रूरी भी था। कौन जानता है अगले साल उसी में से आ गया तो ज़्यादा पढ़ाया हुआ गाली खा सकता हूँ, पर उसका जो दूसरा वाला पार्ट होता है, ये तो पढ़ाया नहीं एग्जाम में आ गया, वो गाली तो काफ़ी भारी पड़ती है। तो इसी तरीके से तुम्हारा एसओपी कंप्लीट होगा। एक और मेरी इच्छा है आगे, एज एंड वेन एवर टाइम परमिट्स दैट वील सी लोग बात हमेशा क्या करते हैं कि एनसीईआरटी देखना चाहिए। मेरी एक इच्छा है, जैसे आज इसकी बात नहीं कर रहा, क्यों? हम आज खत्म करेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि 2-5 दिन 7 दिन बच्चा और ले लेता है पॉलिटी खत्म करने में। जब ये खत्म हो जाएगा तो 11th-12th के पॉलिटी के एनसीईआरटी आते हैं। लक्ष्मीकांत के बाद वो बहुत आसान है, बहुत मतलब बहुत, तो उसमें खाली जनरल सेंटेंसेस दिए हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो मेरी क्या इच्छा है, उससे भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 2-4 तो एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मीकांत में नहीं है, पर उससे भी बनते हैं। तो मेरी क्या इच्छा है कि अगर ये एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद एक 100 क्वेश्चन का प्रीलिम का टेस्ट इसका भी देकर देख लेने का, तो क्या है कि कोई मलाल ही नहीं रह जाए। और क्योंकि पूरी किताब समझ रखी है तो एनसीईआरटी बहुत आसान जाती है। इतना होलिस्टिक लेवल पर अगर आदमी एक सब्जेक्ट को ठीक से देख लेता है, जिसकी रिक्वायरमेंट आज का लेक्चर इंक्लूड करके अगर देखे तो 32-35 लेक्चर तक में अगर होता है सीमित लेवल पर, और वो 40-45 दिन में इस चीज़ को करता है, तो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी वी आर डिसेंटली गुड टू गो। एक्यूरेसी का लेवल बहुत हाई आ सकता है, चैलेंज आना नहीं चाहिए। कहीं कहीं पर वो याद नहीं है का प्रॉब्लम आए तो एक अलग बात है, अदरवाइज आई एम श्योर अंडरस्टैंडिंग will not create a problem, and if it does वो तो doable है। Fair? Thank you.